अच्छा, अब क्या? अच्छा, अभी तक आप काम करते आ रहे थे जैम्प के ऊपर, यानी कि हमारा जो था वो लोकल सर्वर, ठीक है। तो लोकल सर्वर के लिए आपको पता है आपको जैम्प चलाना है। बेटा बातें बंद कर दें बस अब, फिर ये चीज़ है ये रिपीट नहीं होगी। लोकल सर्वर पे अब तक आप लोग काम कर रहे थे लोकल होस्ट के ऊपर, जैम्प के ऊपर। अब आपको अगर साइट लाइव सर्वर पर चलानी हो तब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने सारी जो वेबसाइट है अपनी वो लाइव हैंडल करनी है। कस्टमर को जो देनी है वो लाइव देनी है। कस्टमर आपको होस्टिंग या कुछ भी ऐसा देगा तो आपको लाइव सर्वर के ऊपर आपको उसको सेटअप करना है। तो आज हम देखेंगे कि हमें लाइव सर्वर जो है वो कैसे सेटअप करना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, डोमेन नेम और उसके बाद होस्टिंग, ठीक है। डोमेन नेम और होस्टिंग, ये डोमेन नेम और होस्टिंग आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में एक है nexus.pk, ये पाकिस्तानी कंपनी है जो रिलायबल है, ठीक है। मैं रिलायबल्स की बात कर रहा हूँ। ये पाकिस्तानी एक कंपनी है, यहाँ से आप डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकते हैं। फिर मशहूर ज़माना लेकिन हाईली नॉट रिकमेंडेड बाय मी, बाकियों का मुझे नहीं पता, गोडैडी, शायद आपने नाम सुना हो इसका, ठीक है। लेकिन इंतहाई प्रॉब्लमेटिक, इंतहाई पुअर तरीन, गंदी तरीन स्पोर्ट, कि जिनको अगर आप कोई मसला आपके होस्टिंग में अकर होता है और आप उनसे बात करते हैं तो उनको 100 में से 70 to 80% जो उनके सपोर्ट रैप होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि भाई इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट कैसे करना है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाएं जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये नेम चिप, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ आप तकरीबन पिछले 5-6 सालों से। रिलेटिवली इसके जो सर्वर्स हैं बाकी की निस्बत थोड़े से, ये कहते हैं ना 19-20 या 20-21 का फ़र्क, इसके स्लो है, ठीक है। लेकिन सपोर्ट कमाल की है। आपको किसी भी जगह पर कोई भी प्रॉब्लम फेस आती है डोमेन की, होस्टिंग की या कुछ भी, ये आपको सॉल्व करके देते हैं और तब तक आपके साथ बैठे रहते हैं जब तक आपका मसला सॉल्व नहीं होता। तो सपोर्ट इनकी ज़बरदस्त है। और जो इसके अलावा इनके जो पैकेजेस हैं वो सबसे सस्ते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे पैकेजेस हैं इनके कंपैरेटिवली। तो दुनिया में जो टॉप में जो मशहूर तरीन कंपनीज जो जा रही हैं, ब्लू होस्ट, ब्लू होस्ट जा रही है, होस्ट गेटर जा रही है, होस्टिंगर है, ठीक है। इस तरह की ये जो मशहूर तरीन कंपनीज हैं ये जा रही हैं। तो अब हमें कैसे पता करना चाहिए कि कौन सा पैकेज हमारे लिए बेहतर है, कौन सा हमें होस्टिंग लेनी चाहिए और क्या उसमें होना चाहिए, ठीक है। अब आए, अब अगर आप आपको हमें जो चाहिए होती है बाय डिफ़ॉल्ट शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है। हमें शेयर्ड होस्टिंग लेनी होती है अनलेस, अनलेस के पास कुछ आपके पास एक ऐसी कोई डिमांड आई है, कोई ऐसी वेबसाइट है लाइक ईबे, ठीक है, दराज, अमेज़न, जिसके लिए हमें एक वीपीएन, सॉरी वीपीएस चाहिए या डेडिकेटेड सर्वर चाहिए। वीपीएस मतलब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, और डेडिकेटेड नेटवर्क, डेडिकेटेड कंप्यूटर, वो इससे भी एक्सपेंसिव है लेकिन हाईली पावर्ड है। और सबसे जो लो लेवल पे आता है वो है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग मतलब एक कंप्यूटर ले लिया और उस कंप्यूटर पर आपका 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 अकाउंट बना हुआ है और उसके ऊपर आप अपने अपने काम कर रहे हैं। शेयर्ड होस्टिंग पे जो रूल एक जगह लगा हुआ है वो सब यूज़र के लिए अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल जस्ट मिसाल दे रहा हूँ कि अगर PHP वर्जन 8 लगा हुआ है, ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग में, तो वो फोर्सफुली तमाम यूज़र्स के लिए वो लगेगा, बिकॉज यू आर यूजिंग शेयर्ड रिसोर्सेज, एक सिस्टम है। यहीं पे अगर आप चाहते हो कि मुझे तो 7.4 चाहिए, 2 चाहिए या कोई ऐसा स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो फिर आप शेयर्ड होस्टिंग पे नहीं आ सकते। आपको उसके लिए VPS पर आना है। VPS वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आप मार्केट से जाते हैं और कोई अपने लिए कंप्यूटर परचेज करके ले आते हैं। उस VPS के ऊपर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, फिर होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स को इंस्टॉल करते हैं और ये सारी चीज़ें आपकी इंस्टॉल होती हैं। VPS शेयर्ड होस्टिंग की निस्बत एक्सपेंसिव होता है। सबसे सस्ती जो है वो शेयर्ड होस्टिंग है, फिर उससे ज़्यादा VPS है।
लेकिन वीपीएस शेयर्ड नहीं होता, वो सिर्फ आप लोगों के लिए होता है। अच्छा, फिर इसके ऊपर आता है डेडिकेटेड वीपीएस के बाद। अब डेडिकेटेड में लाइक वीपीएस आप गए, वीपीएस में कहा कि मुझे कोड टू डू सिस्टम चाहिए 2 GB रैम के साथ, आपने एक वीपीएस बना लिया। ये एक वीपीएस हो गया। वीपीएस में फ़ायदा ये होता है कि वक्तन फ़वक्तन अगर आपको आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक के हिसाब से या नीड के हिसाब से उसमें रिसोर्सेज ऐड करने होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप वीपीएस में रिसोर्सेज को ऐड कर लें। जस्ट लाइक आपने एक लैपटॉप खरीदा या डेस्कटॉप खरीदा, आपने पहले 100 GB की ड्राइव लगाई, लेटर ऑन यू रियलाइज दैट कि 100 GB इज़ नॉट सफिशेंट, आप उसमें 1 TB की ड्राइव लगा लें, फाइन। 1 TB से 10 TB की ड्राइव लगा दें। रैम आप 2 GB लगवा कर लाए थे, बाद में कहा नहीं यार ये 2 GB इनफ नहीं है, इट हैज़ टू बी 8 GB, 16 GB, समथिंग लाइक दैट, तो आप इसमें पावर इंक्रीज कर सकते हैं। जबकि डेडिकेटेड में क्या होता है कि जो ले लिया वो ले लिया। अब डेडिकेटेड बजाते खुद क्या होता है, क्वाड कोर प्रोसेसर्स होते हैं, सर्वर प्रोसेसर्स होते हैं, उसमें 32 GB से लेकर 64 GB की SSDs लगी हुई होती हैं। ठीक है, सर्वर टाइप यानी कि जो भी उसमें हार्डवेयर होगा डेडिकेटेड सर्वर में, वो हार्डवेयर सर्वर टाइप का, सर्वर लेवल का होगा, मतलब बहुत ही हाई एंड का होगा। और ये कौन सी वेबसाइट इस्तेमाल करती हैं, लाइक अमेजोन हो गई, पूरी दुनिया में पता नहीं इस वक्त भी कंकरेंट यूजर्स कितने उसको यूज़ कर रहे होंगे। तो अगर सर्वर अच्छा नहीं होगा वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। ठीक हो गया, ये एक छोटा सा ओवरव्यू था शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस और डेडिकेटेड सर्वर का। तो हमें किस पर जा रहे हैं, शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर। अब आए, ये देखें लिखा हुआ है वेब होस्टिंग, क्लिक कर लें। अब देखें ओवरव्यू पे आए, देखें बेसिक, बिजनेस, डेडिकेटेड सर्वर्स। हम आएंगे बेसिक पर, ये देखें ये पैकेजेस दिए हैं $73 पर ईयर, $47 पर ईयर, ये सारे आपको पैकेजेस दिए हुए हैं। अब देखें इनका जो मैक्सिमम पैकेज है, इसमें फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन है, डिस्क स्पेस आपको 40 GB है, बैंडविड्थ आपको 200 GB मिल रही है। बैंडविड्थ मतलब ट्रैफिक, कि आपकी वेबसाइट कितने कंकरेंट यूजर्स को एट ए टाइम हैंडल कर सकती है। वो जब हमारे ज़माने में होता था ना, मैट्रिक के बोर्ड के वो रिज़ल्ट आया करते थे, तो अब मैट्रिक के बोर्ड के रिज़ल्ट के लिए दुनिया पागल हुई हुई होती थी, सब बैठ जाते रिज़ल्ट देखने के लिए। सर्वर अच्छा नहीं होता था, शेयर्ड होस्टिंग पे लगाया होता था, वो साइड ही बैठ जाती थी, काम नहीं थी करती। तो ये बैंडविड्थ है, इन अदर वर्ड्स। सब डोमेन, सब डोमेन से मतलब ये है कि आप एक मेन डोमेन, फॉर एग्जांपल www.main.com आपने खरीद ली डोमेन, लेकिन उसके बाद आप उसमें कोई सब डोमेन्स इसी में ऐड करना चाहें, मज़ीद डोमेन आप खरीद लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सी पैनल अलग से यानी कि होस्टिंग का पैकेज अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी पैकेज के अंदर भी अपनी बाकी डोमेन्स को एज ए सब डोमेन या एज ए एड ऑन डोमेन ऐड कर सकते हैं। वो कितनी अलाउ कर रहा है आपको, 100। माई डेटाबेसेस कितनी अलाउ कर रहा है, 100। FTP अकाउंट्स 50। सेटअप फ्री, ये कोई बड़ी बात नहीं है, होता ही फ्री है, बस ऐसे वो पॉइंट दिखाने के लिए। मंथली बैकअप फ्री, 1 क्लिक इंस्टॉल, ये भी बिल्ट इन होता है, फ्री 1 क्लिक इंस्टॉलेशन ऑफ मल्टीपल ऐप्स, ये भी बिल्ट इन होता है। तो इसको हम जो मैक्सिमम पैकेज है $73 पर ईयर का, ठीक है, इसमें जो मेरे रिसोर्सेज मिल रहे हैं इसको हम एक दफ़ा नेम चिप से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई होस्टिंग, ये आप आ गए शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर। अब शेयर्ड होस्टिंग में जो मैं प्लान लिया करता हूँ वो होता है ये स्टेलर प्लस। ठीक है, अब आप लगाएं साहब ये $54 ऑन फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट $68 पर ये रीन्यू होगा। ठीक है, अगर आप पहले साल परचेज करते हो आपको कितना मिल रहा है, 34 में ये आपको मिल रहा है, और जब रिन्यू होगा तो ये $68 में रिन्यू होगा। फर्स्ट ईयर में आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। इसमें क्या है, डोमेन नेम्स तमाम, .com, .net, .org, .biz, सब की अनलिमिटेड वेबसाइट्स। नेक्सस कितनी दे रहा था, 100। अनलिमिटेड अनमीटर्ड एसएसडी, मतलब आप जो डिस्क आपकी होगी वो अनलिमिटेड है। एक तो एसएसडी दी जा रही है, दूसरा अनमीटर्ड है, मतलब नो कैप, जितना मर्जी यूज़ कर लें।
ये हमें कितनी दे रहा था, 40 GB। ठीक है। अच्छा, अनलिमिटेड मेल बॉक्सेस, ईमेल अकाउंट्स अनलिमिटेड है, ऑटो बैकअप है, वेबसाइट बिल्डर है। इसको आप अगर आप मज़ीद इन डिटेल भी देखना चाहो तो यहाँ पर इनकी डिटेल्स के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, ये देखिए अनलिमिटेड SSD 100%। ये बैंडविड्थ वो दे रहा था 200 GB, यहाँ हमें मिल रही है अनलिमिटेड। ठीक है, ये भी अनलिमिटेड डोमेन, सब डोमेन्स वो दे रहे थे 100 अनलिमिटेड। ठीक है, अब देखें सी पैनल, और इसके बाद डेडिकेटेड आईपी अगर आपको चाहिए तो $4 पर मंथ में दे देंगे, अदरवाइज बाकी ये वन क्लिक इंस्टॉल होता है। ठीक है, FTP यूज़र्स वो 10 दे रहे थे, यहाँ अनलिमिटेड है। मनी बैक गारंटी वो नहीं देते, ये दे रहे हैं 30 डेज। अगर आपको नहीं पसंद आई, ये 30 डेज के अंदर अंदर आपको फुल प्राइस आपको वापस कर दी जाएगी। तो ये रिसोर्सेज भी उससे बहुत ज़्यादा है और प्राइस भी उससे कम है। ठीक है ना। और फिर मज़े की बात कि इनकी स्पोर्ट आला तरीन स्पोर्ट है। ये मैं इसको चूज़ इसलिए करता हूँ कि स्पोर्ट की वजह से। ठीक है। अच्छा, अब ये बात हो गई, अब आपको पता लग गया कि आपको पैकेजेस कैसे चूज़ करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहुत सिंपल सी वेबसाइट है, स्टैटिक वेबसाइट है, तो आपको स्टेलर प्लस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेलर वन ये वाला भी आप परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं जाने की। आप समझते हैं कि आपकी साइट ई कॉमर्स साइट है, ठीक है, तो आपको स्टेलर प्लस के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करना है अपनी पैकेज को कि आपकी नीड के मुताबिक आपको पैकेज कौन सा चाहिए। ठीक है। अब हो गया पैकेज डिफाइन, आपने यहाँ से गेटिंग स्टार्टेड कर लेना है। सेम उसी तरीके से जिस तरह फेसबुक पर अकाउंट बनता है, आपका अकाउंट बनेगा। आपने फिर अकाउंट के बाद इसमें लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद ये ऐसे आ जाएगा, ये मैं आपको लॉगिन कर देता हूँ इधर। ठीक है, ये हमारा लॉगिन आ गया। लॉगिन होने के बाद आपकी जितने भी डोमेन्स और जितने भी आपकी जो होस्टिंग सर्विसेज हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। प्लस नेक्सस आपको SSL फ्री नहीं देता। ठीक है, ये आपको 1 साल के लिए फर्स्ट टाइम आपको SSL जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। अच्छा, मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ उसका, मैं वैसे बता रहा हूँ फ़ायदे। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपने जो है डोमेन परचेज करनी है होस्टिंग से पहले, क्योंकि जब आप डोमेन होस्टिंग परचेज करने लगोगे वो आपसे बोलेगा कि जो होस्टिंग ले रहे हो ये किसके लिए ले रहे हो। जस्ट लाइक डोमेन नेम इज़ अ नेम प्लेट, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द लैब। ठीक है, ये एरिया है, यहाँ पे रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये रिसोर्सेज किस टाइप के हैं वो नेम पे बाहर लिखा होगा, नेम प्लेट जैसे लिखी होती है। ठीक है, तो डोमेन हमारी जस्ट लाइक एज ए नेम प्लेट है। अब डोमेन कोई भी, फॉर एग्जांपल NFTP.com हो सकती है, दराज.pk हो सकती है, .com कुछ भी हो सकता है। तो आपने कहाँ पर आना है, यहाँ पर डोमेन्स में, डोमेन नेम सर्च। ठीक है, आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं ही लिख रहा हूँ NFTP, और इसको सर्च का बटन दबाना है। अगर वो डोमेन अवेलेबल होगी तो वो यहाँ पे आपको बता देगा। ठीक है, अब ये डोमेन जो है वो देखिए अवेलेबल नहीं है, उसकी जगह आपको वो सजेशंस दे रहा है कि आप .net में ले लें, .gg में ले लें, .inc, ये सारे आपको दे रहा है। ठीक है, तो लेट्स से कि हम इससे परचेज ये वाली ले लेते हैं NFTP.net फॉर एग्जांपल, जस्ट आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए। ठीक है, हमने ये इसको अपने कार्ट में डाल दिया। ठीक है, ये कार्ट में मेरे ऐड हो गई। इसके बाद आपने होस्टिंग में आके शेयर्ड होस्टिंग में आना है। शेयर्ड होस्टिंग में आने के बाद फॉर एग्जांपल हमारी साइट जो है वो एक ई कॉमर्स या मल्टी वेंडर साइट है, या भले एक आराम से सिंपल साइट भी है, प्रोसेस वही है। गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक किया। अब देखिए उसने क्या कहा, आप जो ये डोमेन होस्टिंग खरीदने जा रहे हो ये किस डोमेन के साथ है, न्यू डोमेन या एग्जिस्टिंग डोमेन। जाहिर है आपने करना है न्यू डोमेन, क्योंकि आपके पास एग्जिस्टिंग तो कोई भी नहीं है। ठीक है, आपने इसको न्यू परचेज के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद ऐड टू कार्ट, ये न्यू परचेज एग्जिस्टिंग डोमेन नेम, ये देखें जो एग्जिस्टिंग है ये मेरी लिस्ट यहाँ पे दिखा रहा है। थर्ड पार्टी नहीं, एंटर न्यू डोमेन नेम एग्जिस्टिंग, यहाँ पे क्लिक किया। अब ये कह रहा है ऑलरेडी इन कार्ट, तो हमारे कार्ट में डोमेन है। इस पर क्लिक क्यों नहीं हो रहा।
यहीं से दोबारा सर्च कर लेते हैं NFTP। फॉर एग्जांपल डॉट टेक और कनेक्ट टू होस्टिंग पे क्लिक किया और आपने अब ऐड टू कार्ट प्रेस कर देना है। अच्छा, आप देखेंगे अब आपको ऑर्डर दिखा रहा है कि आपने क्या ख़रीदा। NFTP.net की एक डोमेन ली है और उसके बाद आपने 1 साल की जो है वो प्रीमियम हमने स्टाइलर प्लस जो है तो आपने होस्टिंग प्लान ख़रीदा है। ये आपका कंफर्म ऑर्डर हो गया, टोटल हो गया आपके पास सारा। आपने कंफर्म ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है और अब आपको डोमेन और होस्टिंग के जो डिटेल्स हैं, क्रेडेंशियल्स हैं, वो आपको आपके ईमेल के ऊपर भेज दिए जाएंगे। जिस पे आपने अकाउंट बनाया होगा वो आपको उस पर भेज देगा। ठीक है। अब भेजने के बाद अब कंसिडर कि ये हम ख़रीद चुके हैं। अब वापस आते हैं। आपने यहाँ से आ जाना है डैशबोर्ड पर। जब आप परचेज कर लोगे उसकी डिटेल यहाँ पर आपको ऐसे नज़र आ रही होगी। ठीक है। आप ड्रॉप डाउन पे ऐसे क्लिक करना है आपने। ठीक है। होस्टिंग के सामने मैनेज, ये देखें गो टू सी पैनल। ठीक है। आपने सी पैनल पे क्लिक कर लेना है। सालिका क्या हुआ? ये देखें, ये आपके पास है सी पैनल, जिसे कहते हैं कंट्रोल पैनल या सी पैनल, जो कि ऑफर्ड बाय WHMCS। ठीक है। इसकी तरफ से ये सी पैनल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ये आपका सी पैनल है, समझ लें ये आपका जैम्प है। ठीक है। ये आपका सी पैनल है, आपका जैम्प है। आपको ईमेल अकाउंट्स, क्रॉन जॉब्स, आपने ईमेल यहाँ पे साइट कैसे चलानी है, डाटाबेसेस, वन क्लिक इंस्टॉलेशंस, PHP वर्जन्स, आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। अब हम वर्डप्रेस में क्या करते थे इंस्टॉलेशन के लिए? सबसे पहला काम डेटाबेस। आ जाएं डेटाबेस के ऊपर। ये देखें, ये रहा डेटाबेसेस। ठीक है। यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर लिखा हुआ MySQL डेटाबेसेस और MySQL डेटाबेस विज़ार्ड। ठीक है। अगर आपने डेटाबेस मैनुअल क्रिएट करनी है तो आप इस MySQL डेटाबेस पे क्लिक करोगे। अगर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वाला एक विज़ार्ड चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये थोड़ा सा इजी है। ठीक है। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस। ठीक है। अब देखें, यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे दें। फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस, यहाँ पे मैं वर्डप्रेस का नाम दे दिया। अब यूज़र बनाना है यहाँ पर। जैप में क्या होता था? यूज़र बनाया था। क्या था यूज़र? रूट। रूट। ठीक है। वहाँ रूट था, यहाँ पे आप कोई भी नाम यूज़र का बना सकते हैं। मैं अपनी आसानी के लिए याद रखने के लिए क्या करता हूँ कि जिस नाम से डेटाबेस बनाई है उसके आगे यू डाल देता हूँ, वो पता चल जाता है। क्योंकि अगर आपकी सी पैनल में बहुत सारी डेटाबेसेस हैं तो आपको फिर याद नहीं रहता कि कौन सा यूज़र किस डेटाबेस के साथ अटैच था। ठीक है। फिर आप कॉन्फ़िग फाइल में देखते फिरते हैं, तो उससे बेहतर ये है मेरे नज़दीक कि आप यूज़र और डेटाबेस का नाम ऐसा रखें कि इंटरलिंक्ड हो, समझ आ जाए हाँ भाई ये उसका। अब जैसा कि डेटाबेस क्या थी, WP नाम रखा था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ WPU। मतलब उस W वर्डप्रेस का ये यूज़र हो गया। पासवर्ड जैम्प में एम्प्टी होता था, यहाँ पे आप पासवर्ड डालोगे कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स एंड डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड डाल रहा हूँ और वही सेम पासवर्ड आप डालेंगे। ठीक है। ये पासवर्ड डाल दिया और इसके बाद ये क्रिएट यूज़र बटन दबा दिया। अब ये क्रिएट यूज़र के बाद इस पेज पर ले आया। इस पेज का मतलब ये है कि जब आप जैम्प में होते हैं तो आपका जो यूज़र होता है रूट, उसको तमाम राइट्स होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट उसको तमाम राइट्स मिले हुए होते हैं। आपको यहाँ पे इस तरीके से एक एक क्लिक क्लिक करके वहाँ पे राइट आइडेंटिफाई, या आप उसको राइट देते नहीं हैं, उसमें डिफाइंड है सब कुछ। आपको यहाँ पर क्या करना है, इस यूज़र को, डेटाबेस के यूज़र को ऑल प्रिविलेजेस के ऊपर क्लिक कर दोगे और उसके बाद मेक चेंजेस के ऊपर बटन दबा दें। यानी कि ये तमाम राइट्स उस यूज़र को उस डेटाबेस के अगेंस्ट जो है वो एलोकेट हो गए हैं। ठीक है। यहाँ तक आपका डेटाबेस विज़िट कंप्लीट हो गया, आपकी डेटाबेस बन गई, आपका यूज़र बन गया। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर PHP माई एडमिन। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ अभी इसका, क्योंकि इसका अभी इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है।
PSU में एडमिन में अगर आपको कोई डेटाबेस एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करनी है तो आप PSU में एडमिन में आएंगे। ये देखें यहाँ पर आपकी सारी जितने भी डेटाबेसेस बनी हुई हैं वो आ गई होंगी। ये देखें ये रहा WP, ठीक है। अभी देखें एम्प्टी है। तो अगर मुझे कुछ इंपोर्ट करना है मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा, मुझे एक्सपोर्ट करना है मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा इस डेटाबेस को, ठीक है। अभी हम इसको करते हैं क्लोज, और इसके बाद हमारी अब डेटाबेस क्रिएशन के बाद हम आ जाते हैं फाइल मैनेजर। अब ये फाइल मैनेजर आपका htdocs है, ठीक है। जैम्प में जो htdocs था यहाँ पे फाइल मैनेजर है। फाइल मैनेजर को खोला, आपके पास इस तरीके से लिस्ट आ जाएगी। फाइल मैनेजर आप जैम्प को कह लीजिए पहले, बल्कि htdocs नहीं जैम्प को कह लें कि जैम्प आपने ओपन किया मतलब फाइल मैनेजर ओपन किया। अब ये पब्लिक अंडरस्कोर HTML जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि पब्लिक HTML लाइव, आपका लाइव सर्वर में पब्लिक HTML होता है, लोकल में हम क्या यूज़ करते हैं htdocs इन केस ऑफ जैम्प एंड www इन केस ऑफ वैम्प, ठीक है। जैम्प और वैम्प दो है ना, सिंपल, ठीक है। वैम्प में क्या होता है, www का फोल्डर होता है जिसमें आपको साइट चलानी होती है, और जैम्प में होता है htdocs का फोल्डर जिसमें आपको साइट चलानी होती है। तो वही लाइव में क्या होता है पब्लिक HTML, ठीक है। अब जो है वो पब्लिक HTML के बाद जो भी लोकेशन आएगी वो क्या होगी आपकी रूट लोकेशन, वेरी गुड, रूट लोकेशन होगी वो। जिस तरह हम htdocs ओपन किया उसमें हमारे फोल्डर होते थे ना, फोल्डर बना के साइटें चलाते थे, ये साइट चलानी है, ये चलानी है, ये चलानी है, फोल्डर बनाओ साइट बना लो, फोल्डर बनाओ साइट बना लो, ठीक है, ठीक है। तो वो कहाँ होती थी रूट लोकेशन। अब ये मैं कहाँ पर हूँ रूट लोकेशन के ऊपर हूँ, कैसे पता चलेगा, ये देखिए पब्लिक HTML, मैं रूट लोकेशन के ऊपर हूँ। अब यहाँ पे जो आपकी मेन वेबसाइट होगी, जब आप अकाउंट खरीदोगे तो उसके ऊपर कुछ इंडेक्स पेजेस होंगे और कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई होंगी, आपको वो डिलीट कर देनी है। घबराना नहीं है, डिलीट कर देनी है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट कह लीजिए कि एक इंट्रोडक्शन फाइल्स होती हैं। जब वो डिलीट कर देंगे तो फिर आपके पास एक ब्लैंक ये पेज होगा, पब्लिक HTML के अंदर जो है फोल्डर वो ब्लैंक होगा। उसके अंदर अब आपको दो तरीके हैं, एक होती है मेन साइट। अगर आपको कोई भी ऐसी साइट है जो कि फॉर एग्जांपल मैंने खोलनी है www.nftp.com, ठीक है, तो मैं उस साइट को क्या करूँगा रूट लोकेशन पे रखूँगा और वहीं से चलाऊँगा। अगर मुझे कोई मल्टीपल साइट्स बनानी है, मुझे अपने क्लाइंट को डेमो बना बना के दिखानी है, तो हम क्या करते हैं कि एक डेमो का फोल्डर ले लेते हैं ऐसे रूट लोकेशन में, और उसके बाद उसमें वेबसाइट्स उसी तरीके से इंस्टॉल करते जाते हैं जिस तरह आप अपनी अभी तक जैम्प में करते आए हो, ठीक है। यहाँ तक कोई मुश्किल बात, ठीक है। अब हम भी वही काम करेंगे। हम काम करते हैं कि अब देखिए मैंने आपको बताया कि पब्लिक HTML यानी कि मैं htdocs के अंदर हूँ अभी, ठीक है, htdocs के अंदर हूँ। या तो मैं इसी मेन जगह पर अपनी मेन वेबसाइट को इंस्टॉल कर लूँ, या मेरी अपनी कंपनी की वेबसाइट चल रही होती है तो इसलिए मैं उसको यहाँ पे छेड़ता नहीं। मुझे जो भी साइट्स बनानी होती हैं, दिखानी होती हैं, वो मैं किस में दिखाता हूँ डेमो के फोल्डर में। ये डेमो का फोल्डर बनाया और उसमें साइट्स रखना शुरू कर दी जो जो मुझे दिखानी है। अब आपको एक मज़ीद कोई साइट दिखानी है फॉर एग्जांपल NFTP के हवाले से, आप यहाँ अपलोड पे क्लिक करोगे, सॉरी उससे पहले आपने फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप जैप में जितनी साइट्स आई हैं उतने फ़ोल्डर आप बनाएंगे, ठीक है। फ़ोल्डर बना लिया, क्या नाम दें, कौन सी साइट चलाई यहाँ पर, चलें NFTP के नाम से ही बना देते हैं। देखें मैंने NFTP का फ़ोल्डर बनाया, वो NFTP सामने आ गया। इसके बाद इसको ओपन कर लें, डबल क्लिक करें, ओपन हो जाएगा, अपलोड का बटन दबाएं। अब ये अपलोड से मतलब वो है कि जिस तरह आप htdocs के फोल्डर के अंदर जो साइट आपने बनानी होती है उसके अंदर जो फाइलें रखते हैं, सेम ये वही चीज़ है। तो पहले हम वर्डप्रेस ले लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं।
इसमें आजकल मसला आ रहा है, अब ये सर्वर वाले खुद कह रहे हैं कि वर्डप्रेस की जो 6.3 की अपडेट है दैट्स प्रॉब्लमेटिक, आप उसको यूज़ ना करें। तो इससे बेहतर है कि आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आए तो हम इसके प्रीवियस वर्जन में चले जाते हैं, ठीक है। चलें जी, ये डाउनलोड हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस को अपलोड करेंगे। कहाँ पर? यहाँ पर। आप उसको ड्रॉप ड्रैप भी कर सकते हो, आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे अभी, कहाँ गई ये रही, इसको ड्रैग ड्रॉप कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब ये अपलोड हो रही है वर्डप्रेस आपकी। इसमें तो बहुत टाइम लगा देना है। आप आ जाएं यहाँ पर अपने इस लिस्ट के ऊपर। जब वर्डप्रेस आपकी फ़ाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी 100% तक, और ये ब्लू बार आपकी ग्रीन बार में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे आके आपने इसको बटन दबाना है रीलोड, ठीक है। रीलोड ऐसे आ जाएगा, और फिर जो फाइल यहाँ पे फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस की पड़ी होगी उसके ऊपर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल्स, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी, आपने एक्सट्रैक्ट फाइल्स का बटन दबा देना। फॉर एग्जांपल अगर किसी और मेरे में पड़ा हो तो मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये जिप रखी है, ये देखें, ये एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इस तरीके से, समझ गए। अब आपने इसको चलाना कैसे है, जिस फोल्डर में रखा होगा वही पाथ आप देंगे। फॉर एग्जांपल अब मेरी जो साइट का नाम है वो चल रहा है, ये जा रहा है intellectsource.com। फोल्डर किसमें रखा था, डेमो। डेमो के बाद क्या फोल्डर बनाया था, NFTP। NFTP, इसके बाद आप एंटर का बटन दबाएंगे, वही वर्डप्रेस का स्टार्टिंग पेज जो है वो शुरू हो जाएगा जो आप जैप में करते हैं, समझ गए, जो जो जैप में आपका चल रहा होता है। तो अभी यहाँ पे ब्लैंक है, इसलिए कुछ भी नहीं है दिखा रहा। अब आई होप सो कि डाउनलोड हो जाती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बाकी अब वही सेम स्टेप है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और 111 जैसे एंड तक जाते हैं वहाँ तक आपने ये सी पैनल तक इसको फिनिश कर लेना है। तो ये था सी पैनल कि आपको लाइव सर्वर के ऊपर किसी डोमेन को कैसे पुटअप करना है, लाइव करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास वर्डप्रेस तो ये आ गई। वर्डप्रेस के बाद मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो है ना एक स्टैटिक HTML बूटस्ट्रैप बेस्ड साइट भी आप अपलोड कर दें, तो उसको भी चलाएं। तो उसके लिए में वर्डप्रेस की ज़रूरत नहीं होती। हम सिंपली क्या करेंगे, पब्लिक अंडरस्कोर HTML के फोल्डर के अंदर आएंगे यहाँ पर, और इसी जगह पे जहाँ पे हमें जिस फोल्डर में जहाँ पे जो चीज़ अपलोड करनी है उसी फोल्डर में आके अपलोड का बटन दबाएंगे, ठीक है, और वो वहाँ पर खुल जाएगा। अब अपलोड के बटन के बाद हमारे पास जो जिप फाइल होगी उसकी बूटस्ट्रैप वाले की, HTML बूटस्ट्रैप वाले की, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। एंड दस आपकी जो है इंस्टॉलेशन जो है वो, उसको सिर्फ आपने फिर एक्सट्रैक्ट करना है, सिंपली एक्सट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना और वो आपका वो जो साइट है वो आपकी चल पड़ेगी,
ठीक है, जैसा कि डेमो में अगर जाएं, ये देखें वाइब्स, ठीक है, ये वाइब्स है। तो मैं जो प्रीवियस फाइल थी मैं उनको भी कर रहा हूँ डिलीट। और यहीं से आपने क्लिक करके एक्सट्रैक्ट पे आपने बटन क्लिक कर लेना है। या टुडे 5:36 के ऊपर मैंने अपलोड की थी ये, तो इसको ऐसे ही आप एक्सट्रैक्ट कर लें। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद रीलोड, और आपकी ये साइट जो है अप हो जाएगी, चलने लग जाएगी। ये था HTML बूटस्ट्रैप को चलाने का तरीका। वर्डप्रेस को मैं आपको तरीका अभी बता चुका हूँ। अच्छा, अब इसके बाद वर्डप्रेस की जब साइट एक इंस्टॉल हो जाती है तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स लाइक एक आती है कि स्पीड ऑप्टिमाइज नहीं है। वर्डप्रेस की जो अक्सर बेशतर जो प्रॉब्लम आती है उसमें स्पीड की आती है, और CNC कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है। उसके लिए हमें एक साइट को क्लाइंट कहता है, ये वो सर्विस है जिसका आप क्लाइंट को $30 to $50 चार्ज कर सकते हो, 80 to 100 भी कर सकते हो। ठीक है, और मुश्किल से 2-3 घंटे का काम होगा ये। अब ये मेरी साइट थी, फॉर एग्जांपल मैं खोलता हूँ अब। आपने इस तरह दबाना है और आपकी जो वो साइट जो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि पासवर्ड जो है वो रॉन्ग है डेटाबेस पे, कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जो है वो पासवर्ड सही नहीं दिया हुआ। अब मैं कैसे पासवर्ड का पता लगाऊंगा? इंक्लूड config.php को ओपन कर लिया, और इसको आपने यहाँ से आ जाना। आपने अपने यहाँ से भी आ सकते हो PSU एडमिन में, और यहाँ से भी आ सकते हो। यहाँ से आप आ जाए PSU एडमिन के अंदर। ये इन केस जैसे मैंने आपके एक्सा सिस्टम पे सही किया था, आप पासवर्ड जब गलत एंटर किया था आपने, ये पासवर्ड अगर यहाँ से आपको चेंज करना है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और डेटाबेस का नाम, अब चूंकि हमें डेटाबेस का नाम याद नहीं था, मैं यहाँ गया। अदरवाइज़ आप यहाँ के अलावा भी आप एक काम कर सकते हैं कि आप फाइल मैनेजर में जाएंगे। ठीक है, फाइल मैनेजर के बाद ये आपके पास आपको ये दिखा रहा होगा। ये भी दूसरी साइट है, NFTP नहीं, डेमो। वर्डप्रेस ही कोई इंस्टॉल नहीं है। बट आपको wp-config.php में जाएंगे, और wp-config में जाके डेटाबेस और यूज़र पासवर्ड जो डिटेल्स जो हैं वो आप चेंज कर देंगे, और आपकी साइट जो है वो चल पड़ेगी। तो अभी ये अपलोड हुआ कि नहीं? बस ये भी ब्लू है, ग्रीन नहीं हुआ। आपने साइट स्पीड जो चेक करनी है वो चेक करनी है GT मैट्रिक्स। ये साइट होगी आपके पास GT मैट्रिक्स की, ये रही। जिस साइट को एनालाइज करना है, ठीक है, आप उस साइट को यूआरएल उसका यहाँ पे डाल दें, और वो जो है उसकी रियलाइजेशन जो है वो एनालाइजेशन जो है वो करके आपको बता देगा कि इसकी स्पीड
ये है कि एरर आ चुका है 23 MB की फाइल में। कहाँ गई वर्डप्रेस? लेट्स ट्राई अगेन। अच्छा, अब ये आ गया आपके पास। आपने अब साइट को ऐसे एंटर करना है, जो भी साइट होगी, ठीक है। ये मेरे जहन में यही साइट थी, मैंने एंटर कर दी है। लेकिन आपने जो भी साइट है, ये जो क्लाइंट ने आपको दी है, वो आप एंटर करेंगे और इसके बाद आप एनालाइज का बटन दबाएंगे। HTTP। जैसे टाइम लेगा। ये देखिए जी, आपके पास से रिपोर्ट आ गई। उसने क्या रिपोर्ट दी? परफॉर्मेंस 95%, स्ट्रक्चर 80%। कम से कम जो स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस और सब कुछ होना चाहिए वो 80 होना चाहिए। 80 से नीचे होगा तो आपकी वेबसाइट में फॉल्ट्स हैं। ठीक है, अब आप देखें आपको क्या क्या बता रहा है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब ऐड इनॉर्मस नेटवर्क पे लोड्स, अवॉइड सी एस एस इम्पोर्ट्स, अवॉइड एक्स्ट्रा डोम साइज। ये बहुत सारी चीज़ें आपको साथ साथ लिस्ट में बताता रहेगा, जो कि वर्डप्रेस की वेबसाइट को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्डप्रेस में चूंकि नंबर ऑफ ट्रांजिशंस होती हैं, नंबर ऑफ एनिमेशंस होती हैं, तो इसके लिए उसमें जीएस भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो जीएस की प्रॉब्लम ये होती है कि किसी ना किसी के साथ जीएस जो है आपका कन्फ्लिक्ट कर जाता है। ठीक है, जब कन्फ्लिक्ट करेगा या तो एरर जनरेट करेगा या वो कंपनी आपकी जो वेबसाइट ओपनिंग है उसको स्लो कर देगा। अब क्लाइंट आता है कि मेरे भी जो वेबसाइट है वो स्लो चल रही है, तो अब आपका क्या काम होना चाहिए इस केस में? आप उसके से साइट लोगे। साइट लेने के बाद उसे तय करोगे कि भाई आपका उसने करना क्या है, टास्क क्या है। ठीक है, अगर वो आपसे कहे कि सिर्फ साइट स्पीड ऑप्टिमाइज करो तो बजट और है। आप उसको देखेंगे कि कितना काम करना मुझे पड़ेगा इसी रिपोर्ट से, जीटी मैट्रिक से। ठीक है, उसके मुताबिक आप उसको बिल करेंगे कि भाई मैं आपकी जो वेबसाइट है वो एरर फ्री कर दूंगा और हाईली सुपरली एफिशिएंट कर दूंगा, ताकि आपकी साइट जो है वो बेहतरीन चले। तो अगर तो वो सिर्फ आपको स्पीड के पैसे दे रहा है, तो आपको 35 से लेकर $45 तक चार्ज होना चाहिए। 35 से 45 तक आप चार्ज कर सकते हैं हमें। उन्होंने क्या कहा अभी? यार मुझे ना, मैं 3 घंटे सिर्फ सो के आया हुआ हूँ और मैं ना झूम रहा हूँ बैठा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। उफ, इतनी कोशिश से मैं बैठ रहा हूँ यार। सिर्फ 3 आवर्स में है, मुझे 24 घंटे हो गए हैं जागते हुए को। मुझे मुझे बात ही भूल गई मैंने क्या कहा है। नहीं, पाया तो मैं बस यही सोच रहा था कि मैं वापस कैसे जाऊंगा। जाग जा। क्या कह रहा था? चार्ज कर सकते हैं $30 तक, आप उसको चार्ज कर सकते हो। अगर इसमें जो आपकी लिस्ट जो आ रही है उसमें अगर ज़्यादा काम नहीं है तो इस बेस के ऊपर आपको $30 तक आप क्लाइंट को चार्ज कर सकते हैं। अगर ये लिस्ट में प्रॉब्लमेटिक है, फॉर एग्जांपल एलसीपी, और ये आपकी जो टाइमिंग है, मतलब आपकी जो वेबसाइट की ओपनिंग स्पीड है वो 1.5 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स के अंदर लोड होनी चाहिए। अगर ये 3 सेकेंड्स तक लोड हो रही है देन इट्स प्रेटी गुड। अगर इससे ऊपर टाइम ले रही है तो फिर आपको वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक है,
इसमें एक तो सी एस एस इन्वॉल्व है, फिर सी डी एन्स भी आ जाएंगे। सी डी एन के बगैर वो आपको आपकी वर्डप्रेस स्पीड को ऑप्टिमाइज उसने करने नहीं देना। ठीक है, बार बार कहेगा सी डी एन लगाओ, सी डी एन लगाओ, सी डी एन लगाओ। ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सी डी एन जो है। इसके अलावा हमें इमेज ऑप्टिमाइजेशंस करनी पड़ती हैं। लकीली लकीली वर्डप्रेस है, प्लगइन्स लगाएंगे जान छुड़ाएंगे। ठीक है, प्लगइन लगेंगे, दैट्स ओके, हमारी जान छूटेगी। यही अगर हम एच टी एम एल बूटस्ट्रैप में होते तो हमें सर्वर कन्फिग्रेशंस करनी पड़ती, जिसको हम कहते हैं डॉट एच टी एस फाइल्स। ठीक है, जो डायरेक्ट सर्वर से रिलेट कर रही होती है, डॉट एच टी एस एस। इसमें हम लिख रहे होते हैं लंबे लंबे चौड़े चौड़े कोड्स हम लिख रहे होते हैं। अगर यहाँ कोई फाइल होती है, मैं आपको दिखाता हूँ इधर, ये देखें, ये रखिए, ये एक फ़ाइल है जिसमें मतलब एच टी एम एल और बूटस्ट्रैप के लिए, जिसमें मुझे इमेजेस को मैं हैंडल कर रहा हूँ, जी जिप कंप्रेशन कर रहा हूँ कि इमेजेस अगर कोई बड़े भी अपलोड कर देता है, तो जितना बड़ा 5 MB का किसी ने इमेज अपलोड कर दिया, तो वो तब तक सर्वर के ऊपर लोड नहीं होगा जब तक वो पूरा सामने नहीं आ जाता। ठीक है, आधा आधा ओपन होता रहेगा। तो उसके लिए हमने ये देखें क्या क्या कुछ किया हुआ है। ठीक है, कि वो इमेजेस जो हैं एक दफ़ा लोड हो जाएं तो आप, हमारा सर्वर क्या करे, उनको अपने अपने सर्वर के कैशे में रख ले। एक होता है ब्राउज़र कैशे, एक होता है सर्वर कैशे। ब्राउज़र कैशे को आप कैसे क्लियर करते हो, कंट्रोल F5, कंट्रोल शिफ्ट आर, इस तरीके से करते हो। सर्वर कैशे भी होता है, सर्वर कैशे भी क्लियर किया जाता है। तो ये हम क्या करते हैं कि ऐसे इमेजेस जो कि बड़े हैं, जो कि हमारी वेबसाइट की स्पीड में प्रॉब्लम बन रहे हैं, हम उन्हें क्या करें, उसको उसके सर्वर कैशे के अंदर डाल दें। और उस सर्वर कैशे को हम टाइम स्पैन दे देते हैं अबाउट 1 ईयर का, कि 1 ईयर तक ये जो कैशे है इमेजेस का ये पड़ा रहे, 1 ईयर के बाद एक्सपायर हो जाए। ठीक है, ये हमारा सिंपल आपको एच टी एस एस की बताई है। ये अब बंद किया। अच्छा, पिछले बैच वालों से तो मैंने इस तरह किया था कि उनसे उन सब लोगों ने हज़ार हज़ार रुपये डाला था और परचेज कर ली थी अपनी होस्टिंग। ठीक है, प्रीवियस बैच ने अपनी अपने उन्होंने फोल्डर बनाए थे और अपने अपने ऊपर बैठ के उन्होंने प्ले किया था, टेस्ट किया था भाई मैम ने कैसे चलाना है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये समझते हैं कि अभी आपको ये पैकेज जो स्टेलर वाला भी है, अगर हम जाएं तो कितने का मिलेगा, $22 का। ठीक है, और ये जमा 14 हो, आपको डोमेन के पड़ेंगे $36, 10,800। अभी आप लोग कितने हो, 10 ही हो, 10-12 हो। अगर ख़रीदना चाहते हो तो हज़ार हज़ार आपस में डिवाइड कर लो। ठीक है, आपके पास पूरे साल के लिए ये डोमेन जो आपको जो मिलेगी, होस्टिंग मिलेगी, पूरे साल के लिए मिलेगी। ठीक है, साल तक इसके ऊपर खेलते रहो, प्ले करते रहो, आपको साल के लिए डोमेन और होस्टिंग मिल जाएगी। इस पे आप वर्डप्रेस चलाएं बेशक, इस पे आप कोई बूटस्ट्रैप HTML की साइट चलाएं, कुछ भी चलाएं, खेलें इसके साथ। ठीक है, तो ये अगर आप कर रहे हो, $36 आपका वन टाइम जो है वो मिल जाएगा। SSL मैंने आपको बताया, इन्होंने वैसे ही आपको फर्स्ट ईयर में फ्री दे देना है। तो ये चीज़ थी। अब उन्होंने तो लेके वर्डप्रेस की वेबसाइट, अब चूँकि ये तो मेरा सर्वर है, ये तो नहीं मैं आपको दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेमोज चल रहे हैं। तो अब आपको क्या है कि या तो यही देख लो, या फिर बेहतर है कि एक आप थाउजेंड थाउजेंड रुपीज़, नॉट अ बिग डील। ठीक है, आप एक कलेक्शन करके किसी एक को दे दें, सलमान को दे दें, इनको दे दें, इनको दे दें, या आप में से कोई भी खुद परचेज़ कर लो। ठीक है, वो और परचेज़ करने के बाद उसकी जो डिटेल्स है वो आपस में शेयर कर लें। सी पैनल बनाएं, डेटाबेस बनाएं, वर्डप्रेस उसी तरीके से बनाएं जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है, उसको चलाएं। उसमें लाइव थीम्स इंस्टॉल करें। लाइव थीम इंस्टॉलेशन के बाद ये यहाँ पर आप आ जाएं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको एक करके दिखाई है, इसको आप एनालाइज करें, क्योंकि वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आपके सामने एक लाइव सर्वर नहीं होगा। ठीक है, लाइव सर्वर चाहिए, क्योंकि साइट ने चलना लाइव ही है। तो जब आपके पास एक सर्वर ही लाइव नहीं, तो आप उसे कैसे चलाओगे, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कैसे करोगे। अब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, जैसा अब ये इसने मुझे प्रॉब्लम्स बता दी हैं, एक मैं वर्डप्रेस की आपको साइट एक स्कैन करते हैं, चले, सॉलिस,
आई थिंक ये चल रही होगी या नहीं। अब ये वर्डप्रेस की साइट है जिसको हम स्कैन कर रहे हैं। चलें, जब तक ये स्कैन होता है आपको मैं जो प्लगइन्स हैं जो हमारे वर्डप्रेस को स्पीड ऑप्टिमाइजेशंस के लिए काम आते हैं वो काफ़ी सारे हैं। हर कोई क्लेम करता है। आप देखें कितना आ रहा है इसका एल सी पी टाइम 1.8 सेकेंड्स, टी पी टी 271 ई ग्रेड आ रहा है, डी भी नहीं ई ग्रेड आ रहा है यानी फेल। ठीक है, क्योंकि डी ग्रेड होता है ना आखिरी एक नंबर मिलता है उसमें। स्ट्रक्चर 40% एंड स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस 53। लेट्स सी द इश्यूज नाउ। देखें सबसे पहले उसने पॉइंट आउट कर दिया यूजेस सी डी एन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पेड होता है लेकिन फ्री प्लान भी मिल जाता है। ठीक है, फ्री प्लान को कैसे यूज़ करना है वो भी आपको बता दूंगा। अब देखें, अवॉइड enormous network payloads, properly size images, अवॉइड लार्ज लेआउट शिफ्ट्स। ठीक है, ये एक एक जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, देखिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे पास अभी किसका है, अवॉइड enormous नेटवर्क पेलोड्स का जो 5 MB है तकरीबन। इसके बाद साइज इमेजेस जो कि पोरली हमारे एक वेबसाइट के इमेजेस हैं, प्रॉपरली नहीं लगे हुए, बड़े छोटे बड़े हैवी इमेजेस लगे हुए हैं, उनसे हमें 2.36 MB जो है वो बचेगा। यानी कि सारे का सारा हमारा स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। मैंने आपको क्या कहा था, 80% तक हो तो वो काबिल कबूल है। गोरे गोरे जो है वो तो कहते हैं भाई 90 हो, 95 98 तक हमें चाहिए। ठीक है, वो ये बोलते हैं मिनिमम 90 बोलते हैं, खैर लेकिन डेवलपमेंट की सेंस में 80% इज़ ओके। ठीक है, 80% तक आपको ए ग्रेड मिल जाता है ना, तो आप ए में होने चाहिए। ए से ए पे 80 पे ग्रीन कलर है यानी कि यू आर सेफ। उससे नीचे आओगे येलो है, इन वार्निंग स्टेज। डी है रेड, ये ई पे रेड हो जाएगा, डी पे भी कोई कलर है मुझे याद नहीं। अच्छा, अब इसको आप एक एक करके देखें। इस पे अगर आप क्लिक करो तो देखो क्या कह रहा है ये, कि रिड्यूस द साइज ऑफ लार्ज इमेजेस विद अ फ्यू क्लिक्स। ये इमेजेस बता रहा है, ये इमेजेस सारे लगे हुए हैं जो कि बहुत बड़े इमेजेस हैं, इनको आपको सॉर्ट आउट करना है। प्रॉपरली साइज इमेजेस, ये जो इमेजेस लगे हुए हैं दीज आर नॉट, देखिए रिसोर्स साइज ये है और आपको साइजेस बता रहा है कि ये प्रॉपरली साइज इमेजेस नहीं है, इनको आप सही करें। लेआउट शिफ्ट्स डॉम एलिमेंट्स हैं, ये आपके लिए भी एडवांस है थोड़ा सा। सीडीएन का मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, सर्व स्टैटिक एसेट्स विद एन एफिशिएंट कैशे पॉलिसी। अभी आपको बताया मैंने कैशे पॉलिसी का, क्या बताया था, सर्वर कैशे का, कि इमेज फाइल है वो अगर पड़ा रहेगा हमारे में सर्वर के ऊपर हर दफ़ा, कि अगर मैं सर्वर कैशे पॉलिसी उस पर नहीं लगाता और सर्वर का जो इमेज का साइज़ है वो 5 MB है फॉर एग्जांपल, 5 MB है, तो जब भी वो लोड होगा, तो जब तक वो 5 का 5 MB लोड नहीं हो जाता, साइट हमारी क्या रहेगी, इन ओपनिंग स्टेज वो घूमता रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्टैटिक कैशे पॉलिसी डिफाइन कर देते हैं। एच टी एम एल बूटस्ट्रैप में एच टी एस एस फाइल में करते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई है। यहाँ पर हमारे पास प्लगइन्स मौजूद हैं जो कि क्या करते हैं, काम वो भी वही करते हैं, लेकिन क्या है कि हमें कोड नहीं लिखना पड़ता, प्लगइन इंस्टॉल किया बात खत्म। वो क्या करेगा, कैशे पॉलिसी साल के लिए डाल देगा, उस इमेज का कैशे बना के रख लेगा। अब कैशे बन जाएगा तो बार बार उसको 5 MB से अव्वल से आखिर तक लोड होने की ज़रूरत नहीं है, अब कैशे से लोड होके आ जाएगा। कैशे से लोड होना मतलब मच फास्टर, यानी कि मेमोरी में से आ जाएगा। एक चीज़ अब आपको याद हो गई है, मैं आपसे पूछूंगा भाई क्या चीज़, आप फट बता देंगे। एक चीज़ याद ही नहीं है तो पहले याद करोगे फिर बताओगे, स्पीड डिफरेंस है। अब इसके लिए प्लगइन्स कौन से हैं हमारे पास, जो मशहूर ज़माना प्लगइन है WP रॉकेट।
ठीक है, डब्ल्यू पी रॉकेट प्लगइन है, डब्ल्यू थ्री सुपर कैशे है, डब्ल्यू पी टोटल कैशे है। ये कुछ प्लगइन्स हैं जो कि यूज़ होते हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, लेकिन ये सब पेड है। ऐसा नहीं कि आप इनको यूज़ नहीं कर सकते, आप इनके बेसिक फीचर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने एडवांस फीचर्स में जाना है तो फिर आपको परचेज करना होगा। अच्छा, अब एक इसके बाद एक निंजा के नाम से भी आता है एक, एनी हो। अच्छा, ये तो आपको इसको हैंडल करेंगे। फिर इमेज ऑप्टीमोल, ठीक है, इमेज ऑप्टीमोल के नाम से जो प्लगइन है, वो आपका क्या करेगा, आपकी इमेजेस को प्रॉपरली साइज कर देगा, कैशे पॉलिसी बना लेगा। इमेज ऑप्टीमोल ये काम करेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें एक से ज़्यादा प्लगइन का सहारा लेना पड़ता है अपनी वेबसाइट को प्रॉपरली स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। कभी ऐसा होता है कि आपने डब्ल्यू पी रॉकेट, हाँ, डब्ल्यू पी रॉकेट और डब्ल्यू थ्री सुपर कैशे, अगर आप इन दोनों को इकट्ठा इंस्टॉल करोगे ये आपस में झगड़ा करेंगे। ऊपर लिखा आ जाएगा कि ये प्लगइन जो है इज गेटिंग डब्ल्यू पी रॉकेट इज गेटिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद डब्ल्यू थ्री सुपर कैशे, लिहाजा आप उसको अनइंस्टॉल कर दें। आप डब्ल्यू थ्री सुपर कैशे को अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि डब्ल्यू पी रॉकेट ज़्यादा बेहतर है, आप उसको यूज़ करें। डब्ल्यू पी रॉकेट जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ऑप्शंस हैं मिनिफिकेशंस की, सी एस एस मिनिफिकेशंस, जे एस मिनिफिकेशंस, डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशंस, इमेज ऑप्टिमाइजेशंस। ये सारी चीज़ें अब हम लेटर ऑन पढ़ेंगे इसमें कि डब्ल्यू पी रॉकेट के साथ हमने एक अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को कैसे हैंडल करना है, कैसे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करनी है, इमेज ऑप्टिमोल क्या चीज़ है, उसको कैसे लगाना है आपकी इमेजेस को प्रॉपरली हैंडलिंग के लिए। ठीक है, तो ये अब आपका यहाँ तक हो गया। ये मैंने आपको बताया कि आप खाली इस जॉब से आप फाइवर का गिग बनाओ, और फाइवर में गिग बनाने के बाद आप सिंपली लिखिए कि आई विल स्पीड अप योर वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, प्लस आई विल प्रोवाइड यू प्रीमियम प्लगइन्स फ्री ऑफ कॉस्ट, गारंटीड आपको कस्टमर मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंगली $30, लेकिन आप इसको $100 तक ले जा सकते हैं सिर्फ इतने काम से। प्लगइन्स काम आपने करना नहीं करना प्लगइन्स ने, आपने प्लगइन्स लगाने हैं। जिस सेटिंग पे देखो वर्डप्रेस की जो स्पीड है 80 पे पहुंच गई है, छोड़ दो। जैसा आप टीवी को ट्यून करते हो ना, उसी तरीके से फर्स्ट स्टेप, लाइक हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वो केमिस्ट्री किसने पढ़ी है मैट्रिक और उससे पहले तक पढ़ी है केमिस्ट्री, वो याद है दिमाग में? कैसे बनाते थे सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, बनाया है कभी? अच्छा, वो हमें जो लैब्स में हम दिया जाता था ना, सल्फ्यूरिक एसिड और पता नहीं ये क्या चीज़ बनाने को दी जाती थी। तो वो कैसे बनती थी, इतनी लंबी सारी वो स्टैंड होता था, उसमें वो पानी डालते थे और नीचे वो बीकर रखा हुआ होता था। तो उसमें हमें ना साथ में टैप होती थी, इतनी बड़ी वो जो पाइप होती थी, उस टैप को ना ऐसे खोलना होता था कि उसमें सिर्फ ड्रॉप्स 1 2 3 इस तरीके से ड्रॉप्स आए। ठीक है, नीचे वो लिक्विड पड़ा है, पता नहीं नेफ्थालीन था कौन सा था, कि वो कलर चेंज हो जाता है जी उसका, ब्लू कलर हो जाता था। याद आया कुछ? अब हम उन ड्रॉप्स को लगाते रहते थे, गिराते रहते थे, या खुदा में इतनी रीडिंग्स नोट करनी है ना, 3 डिफरेंट रीडिंग्स नोट करनी होती थी। तो जितना आप स्टैटिक एक स्टेप बाय स्टेप एक ड्रॉप वाइज जाते थे, उतनी एक्यूरेट रीडिंग्स आनी होती हैं। तो यार कौन ये ड्रॉप बाय ड्रॉप बैठा रहे लगा रहे, कौन इस तरह करे, ये एकदम से इधर मैडम ने इधर देखना टूटी खोल दी और उसके बाद वापस थोड़ी सी जल्दी बंद कर दी, फिर ड्रॉप ड्रॉप करना शुरू कर दिया, मैडम ये देखिए नीला हो गया है, इतनी जल्दी हो गया उन्हें क्या पता कि पीछे से टूटी खोल दी। तो कहने का मतलब इससे रिलेट करने का ये है कि इस प्लगइन्स की सेटिंग्स भी कुछ ऐसी हैं कि अगर आपने सब इकट्ठा करके कर मारा ना तो रिजल्ट सही नहीं आएंगे। ठीक है, आ जाएंगे, सही नहीं आएंगे। अब स्टेप बाय स्टेप से मेरा क्या मतलब था, आपको पता कि आपकी हर बेशक वो वर्डप्रेस की साइट हो, एचटीएमएल की साइट हो, दैट्स बेस्ड ऑन जेएस एंड सीएसएस, इनके बगैर तो चलती नहीं है। रेवोल्यूशन है, सीएसएस है, जो भी है आपके क्या है, जीएस और सीएसएस के बगैर कोई साइट एग्जिस्ट नहीं करती। इनमें आपने क्या करना होता है पहले कि ये जो डब्ल्यू पी रॉकेट या डब्ल्यू थ्री सुपर कैशे टोटल कैशे प्लगइन्स आपको जो ऑप्शन देते हैं,
मिनिफिकेशंस, मिनीफाई CSS, कि आपकी CSS को मिनीफाई कर दें। आपने अगर जो डॉट HTML में मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी होम रडार वाली जिस फाइल पे अगर आप लोगों ने काम किया, अगर आपको याद हो तो कुछ CSS की फाइल्स ऐसी थी, स्टाइल डॉट सी एस एस, बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस, कुछ ऐसी थी बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस। कुछ अगर आपको याद हो, वो मिन डॉट सी एस एस क्या है? मिनीफाइड सी एस एस, यानी कि एक सी एस एस जो समझ लें कंप्रेस हुई भी। मिनीफाइड मतलब कंप्रेस। इसी तरह जे एस है, जे एस मतलब जे क्यूरी डॉट जे एस है अगर, तो जे क्यूरी डॉट मिन डॉट जे एस मतलब मिनीफाइड फॉर्म ऑफ जे एस, यानी कि कंप्रेस्ड फाइल। ठीक है, अब आपको वो प्लगइन क्या कहेगा, अब ये बातें आप याद भी रखिएगा, ये मैं आपको एज ए फ्री नहीं बता रहा, मैं यहाँ स्टेप से बता रहा हूँ कि साइट को पहले देखें, मिनिफिकेशन ऑफ सी एस एस इफ़ दैट हेल्प्स, पहले टिक कर दें उस पर, भाई सी एस एस को मिनीफाई कर दो। इफ़ दैट हेल्प्स, ओके गुड। अगर उसको हेल्प नहीं किया, साथ में नेक्स्ट चेक बॉक्स पे क्लिक कर दें, मिनीफाई जे एस। ठीक है, मिनीफाई जे एस के ऊपर क्लिक कर दें। वो क्या करेगा, JS और CSS दोनों को मिनीफाई कर देगा, कंप्रेस कर देगा। इफ़ दैट हेल्प्स, वेरी गुड। अगर वो हेल्प नहीं करता, ठीक है, फिर आगे और चीज़ें आ जाती हैं डेफर की। ठीक है, डेफर JS, एसिंक्रोनस JS, डेफर एसिंक्रोनस, डेफर नॉर्मली, कुछ लिंक्स आएंगे जब आप मिनिफिकेशंस अप्लाई करोगे ना। ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है कि CSS मिनिफिकेशन के बाद आपके वर्डप्रेस डिज़ाइन थोड़ा ख़राब हो जाए, तो फिर वो आपको इसलिए कहता है कि आप उसको बैकअप करके रखिए अपना। ऐसा हो जाता है। फिर आपने क्या करना है, जो वो लिंक्स दे रहा है कि ये लिंक्स प्रॉब्लमेटिक हैं। ठीक है, जिस तरह अभी ये दे रहा है, ये सामने देख रहे हो ना, उन लिंक्स को कॉपी करो, उन लिंक्स को ही सिर्फ उठा के डेफर में डाल दो। भाई आप इन डेफर मतलब बाद में लोड करो, साइड पे कर दो। अगर ये तंग कर रहे हैं ना स्पीड लोड करने में, भाई इनको तो साइड में फौरन लोड हो जानी चाहिए। लेकिन ये जो 4 लिंक्स हैं, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं कि जिनकी वजह से मेरी साइट जो है वो एफिशिएंटली अपलोड सॉरी रन नहीं हो रही। तो डेफर कर दो मतलब उनको उठा के साइड पे कर दो, जब साइट लोड हो जाए फिर ले आओ। बात समझ आई है डेफर की? ये सेटिंग करके देखें, अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे तो लाजमी लेजी लोडिंग। लेजी लोडिंग मतलब आहिस्ता आहिस्ता लोड होना, बजाय कि इमेज एक कैसे एकदम से ठक करके ओपन हो। आप उसे कहो कि लेजी लोड, आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो। लेजी लोड को चेक करें, डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर चेक करें कि आपके वो डेटाबेस ऑप्टिमाइज, क्यूरीज को ऑप्टिमाइज कर दें। ये चंद एक स्टेप्स हैं जो आपकी आपने अप्लाई करने हैं WP रॉकेट और W3 सुपर कैशे के अंदर, एंड दैट विल हेल्प यू आउट टू स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, आपकी वर्डप्रेस की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो आपकी गाड़ी है, गाड़ी, ठीक है। तो कल जो है, अगर अब आप लोगों का क्या प्रोग्राम है, कि आप लोग अभी ये सी पैनल परचेज करोगे या वैसे ही काम चलाना है? बोझ लें, ₹1000 है, नॉट अ बिग डील। किसको जमा कराओगे? कौन आपका अमीन है? क्या? इनको दे दें? अच्छा भाई, जिसको भी दे दें। आप एक ये कर लें ताकि आप इसको प्रॉपरली जो है वो से सीख सकें, क्योंकि और कोई ज़रिया नहीं है इसका। तो ये अभी तक आपका सी पैनल के हवाले से लेक्चर था कि सी पैनल के ऊपर वर्डप्रेस या किसी भी साइट को कैसे चलाना है, सी पैनल से होस्टिंग डोमेन कैसे परचेज़ करनी है, वर्डप्रेस कैसे रन होनी है, ये सारी चीज़ें। और इंशाल्लाह कल मंडे वाले दिन जो है, मंडे वाले दिन आप मंडे तक, जब मंडे वाले दिन आप आओ तो आपके पास आपकी अपनी होस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर विलिंग हो तो, अगर विलिंग हो तो मंडे तक ले लो, अगर नहीं विलिंग तो छोड़ दो। हज़ार हज़ार ही हैं, मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है। तो फिर आपको ये होगा कि हर जो है ना वो अपनी एक फ़ोल्डर बना के उसको हम जो है वो चेकिंग, वो सेटिंग्स अपनी कर लेगा, फ़ोल्डर से सेटअप कर लेगा वो। तो उसको दिखा दूंगा। तो इसके अलावा अब तक कोई क्वेश्चन है तो आप बता दीजिए। ऑल गुड।